नेक्स्ट अर्लियर अभी हमने सिर्फ बेसिक देखा था कि कंपाइलर में क्या होता है। अब हम इंडिविजुअल फेजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला हमारी फेज़ होती है लेक्सिकल एनालिसिस फेज़। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, जो की टर्म्स है लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ है ना, उसको हम स्कैनर भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, आपका जो भी कोड आ रहा है सोर्स लैंग्वेज में, जो भी कोड है उसको स्कैन करती है एंड उसमें उसको लॉजिकली डिवाइड कर देती है इनटू अ टोकन्स के अंदर। ठीक है ना, टोकन्स का क्या मतलब होता है, टोकन्स क्या होता है, वो लॉजिकल यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे एक्स है, एक्स को आप फर्दर तो डिवाइड करोगे तो वो क्या करेगी, जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शन दी और वो ये नहीं चेक करेगी कि स्ट्रक्चरली वो ठीक है नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं है उसको। चाहे तुम लिखो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी या लिखो एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस, चाहे ऐसे भी लिख दो। ठीक है ना, लेक्सिकल एनालिसिस फेज के लिए वो तीनों चीज़ें एक ही बराबर, तो उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, टोकन्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे यहाँ पे टोकन कौन सा है, एक एक्स है, मतलब आपका जो एल है, जो लेक्सिकल एनालिसिस फेस है, वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा। जैसे एक्स है उसको एक टोकन मानेगा, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, तो 5 टोकन्स है वो बता देगा। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि जो तुम्हारा लेक्सिकल एनालिसिस है वो यहाँ पे एफ ए का कंसेप्ट, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करता है। एफ ए के अंदर एन एफ ए डी एफ ए दोनों आ जाएंगे। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपके लेक्सिकल एनालिसिस फेज है दैट मेक्स द यूज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन और एफ ए, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब एल ए का काम था सिर्फ स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करना, तो एल ए की आउटपुट क्या हो जाएगी, स्ट्रीम ऑफ टोकन जाएगी नेक्स्ट फेज को, दैट इज सिंटेक्स एनालिसिस। जैसा नाम से पता है कि सिंटेक्स मतलब ये चेक करेगा कि लॉजिकली तुम्हारा सिंटेक्स करेक्ट है या नहीं है। जैसे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देखें तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये ठीक है, बट अगर आज गोइंग इज़ राम, ये गलत है। तो सिंटेक्स एनालिसिस का काम ये है, वो ये चेक करेगी कि जैसे अगर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है तो अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज लाइक सी यूज़ कर रहे हो वो ठीक है, बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत है। तो सिंटेक्टिकली मतलब उसका सिंटेक्स चेक करेगा, कौन सा, सिंटेक्स एनालिसिस। मतलब सिंटेक्स एनालिसिस कैसे चेक करेगा, उसको कैसे पता है कि राम इज़ गोइंग ठीक है बट राम गोइंग इज़ गलत है, या इज़ गोइंग राम गलत है। वो क्यों गलत है, क्योंकि उसको उस ग्रामर की क्या होती है, नॉलेज होती है। आपको इंग्लिश की नॉलेज है, so that you can recognize this na, if you don't have a knowledge of particular language you can't judge whether that sentence is correct or not. So same way में if you are writing एनी कोड इन द सी लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज का जो भी कंपाइलर होगा उसको उस ग्रामर की क्या होगी, नॉलेज होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सो सिंटेक्स एनालिसिस हैज़ अ नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो वो सिर्फ ये चेक करेगा कि सिंटेक्टिकली वो ठीक है नहीं है। दूसरी आपको बात याद रखनी है कि जो सिंटेक्स एनालिसिस फेज है वो किसका यूज़ करती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। और कौन सा टूल यूज़ करती है, पार्स ट्री। तो आपको क्या याद रखना है, ये यूज़ करती है फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर एक्सप्रेशन का। ये किसका यूज़ करती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। और किसका यूज़ करती है, पार्स ट्री का। इसकी आउटपुट होती है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स और इसकी आउटपुट क्या होएगी, पार्स ट्री। ठीक है, क्लियर। उसके बाद थर्ड हमारी होती है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस ये चेक करेगी कि जो आपने सिंटेक्स डिफाइन करा था उसको आपने करेक्टली यूज़ करा है या नहीं है सिमेंटिकली। ठीक है, करेक्टिव यूज़ ऑफ डिफाइंड एक्सप्रेशन, लाइक आपने अगर x इज इक्वल टू 10+2 लिखा था तो आपने क्लियरली डिफाइन करा था, बट आप बाद में क्या प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो, 10+r, तो आपका जो सिमेंटिक एनालिसिस फेज है वो क्या करेगी, आपने इस एक्सप्रेशन में 2 यूज़ करा था या इंट यूज़ करा था, आप फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है कि स्ट्रक्चर करेक्टली यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, जो आपने प्रीवियस फेज में डिफाइन करा था वो किसका काम होता है, सिमेंटिक एनालिसिस का। और ये भी सेम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ही यूज़ करती है एंड टूल यूज़ करती है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे तुमने ये लिखा है x इज इक्वल टू 10+b और तुमने यहाँ पे a और b को इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो b के अंदर इंटीजर वैल्यू ही जानी चाहिए। ठीक है, अगर b के अंदर फ्लोट वैल्यू चली गई तो वो एरर मैसेज जनरेट करेगा, क्योंकि आपने रूल डिफाइन करा है, सिंटेक्स में डिफाइन कर दिया था उसका स्ट्रक्चर, लेकिन सिमेंटिक वो चेक करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे b को तुमने इंट ही डिक्लेयर करा है तो ये कैसे, कौन जज करता है, ये जो जज करता है सिंबल टेबल। जो भी हमारे वेरिएबल्स, जो भी हमारे कांस्टेंट या जो भी कुछ डिफाइन होते हैं वो कहाँ पे, सिंबल टेबल में स्टोर होते रहते, तो उसकी वैल्यू को मैच करके आपको बताएगा। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास हम इसको इंडिविजुअली भी करेंगे, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। जैसे कि पहले मैंने बताया था 3 एड्रेस कोड या 2 एड्रेस कोड, हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि लाइक हम क्या करते हैं, मोर ऑप्टिमाइज कोड को यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम y इज इक्वल टू 2+x कर रहे हैं, 2 × x कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या है, एक हैवी ऑपरेटर है, तो हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, लाइक प्लस से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x++। तो ये ऑप्टिमाइज कोड है रादर देन दिस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ होता है। तो इस तरीके की अलग अलग टाइप की हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ओके।